नमस्कार दोस्तों, आज दिवाली है तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरे देश में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली पर्व मनाया जा रहा है। सुबह से ही घर में साफ सफाई और सजावट का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग नए कपड़े पहनकर अपने घरों को दियों और रंगोली से सजा रहे हैं। शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि आज के दिन माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है और पूरे साल सुख समृद्धि और धन का आशीर्वाद देती है। इसलिए हर कोई आज माँ लक्ष्मी की पूजन की तैयारी में जुटा हुआ है। बाजारों में भीड़ है, मिठाई की दुकान पर रौनक है और लोग एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज के दिन की पूजा की शुभ मुहूर्त है शाम को 6:11 से रात को 8:17 तक। इस समय के दौरान अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो घर में बरकत बनी रहती है। दीपावली की रात घर के हर कोने में दीपक जलाना शुभ माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि जहाँ रोशनी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी की वास होता है। साथ ही आज के दिन किसी जरूरतमंदों की मदद करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि किसी को भोजन या कपड़े दान करें। दोस्तों, पटाखा जलाते समय सावधानी रखें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। दीपावली का असली अर्थ सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि अपने परिवार और दोस्तों और समाज में खुशियां बांटना है। तो आइए आज के इस खास दिन पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। दिल्ली में इस बार पहली बार स्वतंत्रता के बाद कर्तव्य पथ पर दीपावली के दीपोत्सव मनाया गया है, जिसमें करीब 1,20,000 दिए जलाए गए और पूरे इलाके सुनहरी रोशनी से चमक उठा है। यह नजारा देखने लायक था। चारों तरफ लोगों की भीड़ थी और माहौल बेहद ही खुशनुमा था। सरकार की ओर से बड़े स्तर पर इस आयोजन की तैयारी की गई थी। ड्रोन शो और लाइटिंग इस बार दीपावली को और भी खास बना दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि अच्छाई की जीत और एकता का संदेश देने वाला पर्व है। इस मौके पर कई मंत्री, अधिकारी और हजारों लोग मौजूद रहे और सबने मिलकर इस आयोजन को यादगार बना दिया है। लोगों ने दिए जलाए, फोटो खिंचवाए और माहौल में खुशी की लहर दौड़ गई। आज का दिन हमें यह सिखाता है कि जैसे दिए अंधेरों को मिटाता है, वैसे ही हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। और देखिए दोस्तों, चंद्रयान 2 ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। इसरो के वैज्ञानिक ने बताया है कि चंद्रयान 2 ने सूरज से निकलने वाले शक्तिशाली विस्फोट यानी कोरोना मास इंजेक्शन यानी CME का असर चांद की सतह पर दर्ज किया गया है। यह बहुत बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार अंतरिक्ष यान ने हमें यह साबित किया है कि सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव सीधे चंद्रमा तक पहुँचता है। इसरो ने कहा है कि यह जानकारी हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इससे हमें सूर्य और चंद्रमा के बीच वैज्ञानिक गतिविधियों को समझने में मदद मिलेगी। इस खोज के जरिए यह भी पता चला है कि जब सूर्य की ऊर्जा निकलती है तो वह सिर्फ पृथ्वी को नहीं बल्कि चांद जैसे ग्रह और उपग्रहों को भी प्रभावित करती है। वैज्ञानिक ने बताया है कि चंद्रयान 2 का सोलर एक्सरे मॉनिटर यानी क्लास उपकरण ने यह डेटा दर्ज किया है कि जो सूर्य से आने वाली विकिरणों और उनके असर का अध्ययन करने में सक्षम है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 अभी काम कर रहा है और लगातार नई जानकारियां भेज रहा है, जिससे चांद की सतह और उसके वातावरण को समझने में मदद मिल रही है। भारत के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज आने वाली मिशन जैसे चंद्रयान 3 और भविष्य के सूर्य मिशन आदित्य L1 के लिए भी अहम साबित होगी, क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि सूर्य की ऊर्जा अंतरिक्ष में किस तरह से फैलती है और दूसरों ग्रहों को कैसे प्रभावित करती है। इसरो के वैज्ञानिक ने बताया है कि यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष विज्ञान क्षमता को दुनिया के सामने और मजबूत बनाती है और यह सिखाती है कि भारत अब न सिर्फ चांद तक पहुँचा है बल्कि वहाँ के वैज्ञानिक रहस्यों को समझने में भी सक्षम है। दोस्तों, आज अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारी जोरों पर है। इस बार करीब 29 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे और शहर के 56 घाटों और मुख्य इलाके में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि इस भव्य आयोजन में कोई दिक्कत न आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। प्रशासन ने शहर के चारों ओर बैरिगेटिंग, यातायात नियंत्रण, साफ सफाई की व्यवस्था भी पूरी कर दी है। इस आयोजन का मकसद सिर्फ रोशनी फैलाना नहीं बल्कि अच्छाई पर बुराई की जीत और भाईचारों का संदेश देना भी है। घाटों पर रंगोली, सजावट और दीपों की कतारें से पूरा इलाका जगमगा उठा है। हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटक इस अद्भुत नजारे का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, आप भी अपने घर में दीपक जलाएं, परिवार और दोस्तों के साथ खुशियां बांटें और इस दीपोत्सव में रोशनी के साथ अपने अंदर सकारात्मक और अच्छाई को जगाएं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हाल ही में तनाव बढ़ गया है। इस वजह से अमेरिकी दूतावास ने त्रिनाद और टोबैगो में रहने वाले अपने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। दूतावास ने कहा है कि अमेरिकी नागरिकों को सरकारी जगह और प्रतिष्ठानों से दूर रहना चाहिए। यह चेतावनी उस समय आई है जब अमेरिका ने कैरिबियन सागर में ड्रग तस्करों पर कार्रवाई की और कई लोग मारे गए या लापता हो गए। हाल ही में इस हमले में 2 स्थानीय मछुआरे रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गए हैं। अमेरिका ने बाद में इन लोगों को पकड़ लिया और अब
उन्हें गृह देश इक्वाडोर और कोलंबिया भेजे जाएंगे। इस हमले में अब तक कम से कम 28 लोगों की मौत हो चुकी है और अमेरिकी अधिकारियों ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने और कड़े सुरक्षा उपाय लागू करने को कहा है। इस वजह से अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे स्थानीय अधिकारियों को हिदायत का पालन करें और खतरनाक इलाके में ना जाएं। अभिनेता और नेता विजय की पार्टी टीवीके ने 27 सितंबर के करूर में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों को परिवार को 20-20 रुपये लाख आर्थिक मदद दी है। यह पैसा सीधे उनके खाते में भेजा गया है ताकि परिवार को तुरंत राहत मिल सके। टीवीके के एक अधिकारी ने बताया है कि शुरुआत में विजय खुद पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि पहले पैसे उनके खाते तक सुरक्षित पहुँच जाए। टीवीके ने यह भी कहा है कि वे पीड़ित परिवारों को गोद लेकर उनकी शिक्षा और रोजगार में मदद करेंगे ताकि भविष्य में उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा जो लोग इस घटना में घायल हुए हैं उन्हें 2-2 लाख रुपया की राहत राशि दी गई है और जिन परिवारों को दस्तावेज अभी अधूरे हैं उन्हें भी जल्द ही मदद राशि दी जाएगी। इस घटना के बाद विजय ने व्यक्तिगत रूपों से परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और कहा कि उनकी पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है और किसी भी आपदा या मुश्किल समय में मदद करने के लिए तैयार है। यह कदम टीवीके के सामाजिक जिम्मेदारी और जनता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दिखाती है और यह संदेश देता है कि कठिन समय में भी लोग अकेले नहीं हैं। पंजाब सरकार ने रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार DI हरचरण सिंह भुल्लर को निलंबित कर दिया है। उन्हें CBI ने 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। CBI ने उनके साथ मोहाली स्थित घर, फार्म हाउस और अन्य जगहों की तलाशी ली, जहां से 7.5 करोड़ रुपया की नकद बरामद हुई। सोने के गहने, महंगी घड़ियां, विदेशी शराब और अन्य संपत्ति बरामद हुई। जाँच में सामने आया कि DIG भुल्लर के कहने पर बिचौलिया कृष्ण अलग अलग जगहों से रिश्वत की रकम लाता था। इस मामले में अभी और भी खुलासा हो सकते हैं। पंजाब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए तुरंत निलंबित कर दिया गया ताकि जांच निष्पक्ष रूप से हो सके। यह मामला अधिकारियों को सतर्कता और जनता के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और वही देखिए, आज सुबह बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर एक बहुत बड़ा हादसा होगा जिसमें हरदोई जा रही बस में आग पकड़ ली और इस हादसे में करीब 60 यात्री सवार थे जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए बस से कूदना पड़ा। घटना 18 अक्टूबर 2025 के सुबह के समय सलेमपुर इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार बस में सवार लोग अपने घर जा रहे थे और अचानक हादसा हुआ। बस में आग लगने से कई लोग झुलस गए और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग और बचाव दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हादसे की वजह तेज गति और संभवतः वाहन की तकनीकी खराबी हो सकती है। अधिकारियों ने मामलों की गहन जांच शुरू कर दी है और सभी वाहनों के लिए सुरक्षा नियम को सख्त लागू करने की बात कही है। इस हादसे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सड़क पर सुरक्षा उपायों को गंभीरता से लेनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे दुखद हादसा रोका जा सके और यात्रियों की जान सुरक्षित रहे। वही देखिए, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक स्टडी में पाया गया है कि दुनिया भर में करीब 40% लोग यानी लगभग 3 करोड़ लोग तांत्रिक तंत्र से जुड़े बीमारियों से प्रभावित है। ये बीमारियां लोगों की मौत और असमर्थता का एक बड़ा कारण बन गया है। 2021 में इन बीमारियों की वजह से 1.1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई। खास बात यह है कि अधिकतर मौतें कम आय वाले देश में हुई जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट यानी तांत्रिक विशेषज्ञ बहुत कम है। अमीर देश की तुलना में 80% गुना कम। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केवल 32% देशों के पास इन बीमारियों के लिए कोई भी राष्ट्रीय नीति योजना नहीं है और अब सिर्फ 25% देशों ने इन्हें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत शामिल किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार आधुनिक जीवन शैली, बढ़ती उम्र और पर्यावरण प्रदूषण इन बीमारियों का मुख्य कारण है। और वही देखिए, धनतेरस 2025 के दिन देश भर में सोना और चांदी की खरीदारी जोर शोर से हुई। मुंबई के प्रसिद्ध झवेरी बाजार में करीब 36 टन सोना बिका। इसमें खासकर सिक्के और गोल्ड बार की बिक्री बढ़ी, जबकि सोने की गहने की बिक्री थोड़ी कम हुई। सोना की कीमतों में करीब 5,000 रुपये की गिरावट के बाद लोगों का रुझान सोने और चांदी की ओर बढ़ गया। इस बार सोना चांदी की बिक्री भी अच्छी रही। पूरे देश के अनुमानित कारोबार लगभग 50,000 करोड़ रुपये का रहा। पिछले साल धनतेरस पर करीब 39 टन सोना बिका था। इस बार लगभग 36 टन सोना बिका है। आभूषण की बिक्री में 25 से 30% की कमी आई क्योंकि सोना की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर थी, लेकिन सिक्का और गोल्ड बार की खरीदारी में तेजी रही। पूजा की थालियां, मूर्तियां और चांदी के सिक्के की खरीदारी भी बढ़ी। लोग हल्के वजन के गहनों की तरफ ज्यादा आकर्षित हुए, जैसे 10 ग्राम की गहने की बिक्री बढ़ी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में हल्का वजन के आभूषणों की मांग और भी बढ़ेगी।
गाजियाबाद की हवा लगातार तीसरे दिन से ज्यादा प्रदूषित रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार शनिवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 261 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्थिति बताता है। इससे पहले शुक्रवार और गुरुवार के AQI क्रमशः 245 और 230 था, जिससे साफ है कि हवा में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। शहर में प्रदूषण का मुख्य कारण है निर्माण कार्यों से उड़ती हुई धूल, खुले में कचरा जलाना, वाहनों से निकलने वाली धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं। मौसम में नमी, हवा और धीमी गति के कारण प्रदूषक रोज जमा हो रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति बच्चों और बुजुर्ग और अस्थमा जैसी बीमारियों के लिए खतरनाक है। इसलिए मास्क पहनकर अपने घर के अंदर रहना और ज्यादा शारीरिक गतिविधियां न करना जरूरी है। प्रशंसक ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के तहत निर्माण कार्यों पर रोक और वाहनों की आवाजाही कम करने जैसे कदम उठाए हैं, लेकिन फिलहाल प्रदूषण कम नहीं हुआ है। गाजियाबाद में रहने वाले लोग बाहर जाने से पहले AQI जरूर चेक करें और सावधानी बरतें। मौसम विभाग ने 18 अक्टूबर 2025 के लिए मौसम का अपडेट जारी किया। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं का असर बढ़ गया है और हवा में नमी कम होने लगी है, जिससे दिन में हल्की धूप के बावजूद रात और सुबह में ठंड महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के दक्षिण हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और यह चक्रवात का रूप ले सकता है, जिससे बारिश और भी तेज होने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम साफ रहेगा, दिन में हल्की धूप के साथ ठंडी हवाएं चलेगी और रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी। उत्तर भारत में पहाड़ी इलाका में बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। किसानों और आम जनता को सलाह दी गई है वो मौसम के ध्यान रखते हुए अपनी जरूरत की तैयारियां कर ले और बारिश या ठंडा के समय बाहर जाने में सावधानी बरते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने कतर के दोहे में हुई बातचीत में तुरंत युद्ध विराम करने की सहमति जताई। कतर के विदेश मंत्रालय ने इसका ऐलान किया है कि दोनों देशों की सीमा पर शांति बनाए रखने और तनाव को कम करने के लिए मिलकर काम करने के लिए फैसला किया है। यह बातचीत तुर्की की मदद से हुई है, जिसका मकसद पिछले एक हफ्ते से चल रहे सीमा विवाद को खत्म करना था, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। दोनों देशों ने आगे और बैठक करने की भी सहमति दी है, ताकि यह युद्ध विराम लंबे समय तक और सही तरीका से लागू हो सके। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजाद आसिफ और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब भी इस बातचीत में शामिल हुए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीमा पर आतंकवाद रोकने की मांग की, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर झूठे खबरें फैलाने और अशांति बढ़ाने का आरोप लगाया। दोनों देशों ने आगे बातचीत जारी रखने की इजाजत भी जताई। तो दोस्तों, यही था आज की ताजा खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा खबर कौन सी पसंद आई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।